अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्ता वार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये दिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम है, इसलिए कि दुनिया की एक बड़ी तंजीम जिसे शंघाई ताउन की तंजीम कहा जाता है, उसका इजलास पाकिस्तान में अब शुरू हो गया है। जो आज का दिन गुज़रा ये भी बहुत बिज़ी था। कल और परसों के दिन जो हैं वो दो बाज़ाब्ता इजलासों के दिन होंगे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल होंगी। वैसे तो इतनी बड़ी तंजीम का इजलास पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद होना इटसेल्फ में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पिछला जो दौर था इमरान खान का, उस दौर में मुकम्मल तौर पर खारजा तन्हाई में जा चुका था। दुनिया के सारे ममालिक तो क्या, जो पाकिस्तान के करीब तरीन दोस्त ममालिक थे वो भी पाकिस्तान के लिए जो है वो नरम गोशा रखना उन्होंने बंद कर दिया था। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो फिर बहुत जद्दोजहद की हुकूमत पाकिस्तान ने, जो पहले PTM की हुकूमत आई थी या जो इलेक्शन के बाद बनी, तो इस सारे सिलसिले के अंदर हमने ये देखा कि हमारी जो सिविल हुकूमत है और जो इसका मिलिट्री के साथ रिलेशनशिप था, इन्होंने मिलकर बहुत काम किया। पाकिस्तान को पहली बड़ी कामयाबी तो ये हुई कि वो जो दिवालिया होने का ख़तरा था वो ख़तरा टल गया और पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया। और ये जितनी तवक्को की जा रही थी कि जी जितना वक्त लगेगा सूरत हाल को संभलने में, उससे ज़्यादा बेहतर पॉलिसी हमें दिखाई दी और ज़्यादा पहले पेशरफ्त उसमें शुरू हो गई। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा महाज था वो खारजा पॉलिसी के हवाले से था। खारजा तन्हाई वाज़ेह तौर पर ख़त्म हो गई है। हमारे दोस्त ममालिक वापस हमारे साथ शेक हैंड कर चुके हैं और ये इस तंजीम का इजलास होना इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये तंजीम ऐसी है जिसमें 4 एटमी ममालिक शामिल है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है जिसके जो इसकी मेज़बानी कर रहा है। भारत के वज़ीर ख़ारजा यहाँ मौजूद हैं, वो भी एक एटमी मुल्क है। और चीन जो है वो ना सिर्फ एटमी मुल्क है बल्कि सुपर पावर है। और रूस जो कि ना सिर्फ एक एटमी मुल्क है बल्कि सुपर पावर है। तो आप ये समझ लीजिए कि 4 जो हैं बड़ी एटमी ताकतों के नुमाइंदे जो हैं वक्त पाकिस्तान में मौजूद होंगे। और जो तकरीबन 11 या 12 ममालिक के सरबराहान जहाँ पे मौजूद होंगे, ये पूरी दुनिया की आबादी का और रकबे दोनों हिसाब से अगर देखा जाए तो 1/3 से ज़ायद है। और कुल जो GDP है दुनिया भर की वो 34% इन ममालिक से है। तो उस हवाले से पाकिस्तान का ये दौरा बहुत अहम है। इस हवाले से वैसे तो हमारे इस्लामाबाद के अंदर सभी दोस्त बहुत एक्टिव हैं, सभी जर्नलिस्ट बहुत एक्टिव हैं, लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो है वो हमारे दोस्त एजाज़ सईद साहब वो बड़े मुतहरक और फ़ाल नज़र आते हैं। तो ये दिन ऐसे हैं कि एजाज़ सईद साहब के पास तो शायद अपने घर जाने के लिए भी टाइम नहीं है। कभी एक इवेंट में, कभी दूसरे इवेंट में, कभी तीसरे इवेंट में, फिर ख़बरें, फिर बीपर, फिर रिकॉर्डिंग्स, बहुत कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा शाह जी कि आप जिधर भी हैं हमारे साथ आप कनेक्ट हो जाएं। तो उन्होंने मेहरबानी फरमाई, वो रात के वक्त हमारे साथ जो है वो कार में बैठे बैठे ऑनलाइन हो गए। तो हमने कहा कि उनसे कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सईद साहब हमें ज्वाइन करने का। एजाज़ सईद साहब पहले ये बताइए कि शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, आपकी तो बीट भी है, फॉरेन अफेयर्स भी आपकी बीट है, फिर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वज़ारत दाखिला भी आपकी बीट है। तो क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या तरजीहात हैं इस तंजीम की और इस इजलास की, और क्या अहम इक़दामात मुतवक्को हैं? राय साहब, बिल्कुल शंघाई ताउन तंजीम का 23वां जो सरबराह इजलास है वो शुरू हो चुका है। अमली तौर पे तो अभी एक दिन है इसे बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने में। वफूद आ रहे हैं और अहम बात यह है कि चीन के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, साथ ही साथ रशिया के वज़ीर आज़म, रूस फेडरेशन ऑफ रशिया उसके वज़ीर आज़म आ रहे हैं। कमोबेश 8 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। तो इस एतबार से बहुत अहम है। जो मजमूई तौर पे इसका जो एजेंडा है वो ज्यादातर कनेक्टिविटी, जो बाहमी कनेक्टिविटी है उसके हवाले से, तजारत के हवाले से है, माहौलियात के हवाले से है, इस तरह की इशूज हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये सारे रीजनल ममालिक एक ऐसे माहौल में इकट्ठे हो रहे हैं जहां पर आलमी सतह पर बहुत सारे तनाज़ात हैं। गजा का कॉन्फ्लिक्ट आपके और मेरे सामने है, और भी बहुत सारे इशूज हैं, और इसमें रीजनल स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी अहम है। इसीलिए SCO के मेंबर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात। अच्छा एजाज़ सईद साहब ये बताएं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। बहुत तवील सफारती सरदमोरी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और पहले हमने देखा कि बिलावल साहब भी गए थे ग़ालिबन 1 साल पहले भारत का, उन्होंने विज़िट किया था। और अब जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान आए हैं। तो इस हवाले से क्या ये तवक्को रखी जा सकती है कि ये जो दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सरदमोरी है, बल्कि ये फ्रीज़ हुए में तल्लुक़ात, क्या ये बर्फ़ पिघल सकेगी? राय साहब, बहुत अहम सवाल है
اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان میں آئے جو ہندوستانی جو صحافی ہیں ان میں بڑی اہم ہے سہاسنی حیدر، ان سے ملا ہوں، اور سہاسنی حیدر دی ہندو کی نمائندہ، دی ہندو میں ایڈیٹر ہیں فارن افیئرز کے حوالے سے، تو ان سے بھی میری یہی بات ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ بھارت کے جو فارن منسٹر ہیں کم و بیش 9 سال بعد آ رہے ہیں، کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوگی، لیکن ان کا یہاں پر آنا ہی ایک پیش رفت ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال پاکستانی وزیر خارجہ بلاول گئے تھے گوا میں، بھارت میں، تو ان کا ادھر جانا ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ تو یہ دونوں ممالک کی طرف سے ایک ماحول بن رہا ہے جو ابھی فوری طور پہ شاید کوئی بڑی ڈیولپمنٹ مجھے نہیں لگتا ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ظاہر ہے یہ چل کے ادھر گئے تھے اور وہ چل کے یہاں پر آئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن بڑی پیش رفت مجھے نہیں لگتی۔ بڑی پیش رفت کی بنیاد بنیں گی یہ ملاقاتیں جو یہاں پر ہوں گی، تو وہ بڑی پیش رفت لگتا ہے بعد میں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو ہوگی، تو وہ بعد میں ہی ہوگی۔ اچھا شاہ جی، ایک یہ بات بتائیے کہ جو باقاعدہ تنظیم کے جو اجلاس ہیں وہ تو کل شروع ہوں گے، اور جو چینی وزیر اعظم ہیں وہ آج پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور چین کے وزیر اعظم کی پاکستان آمد کو بہت اہمیت سے دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ان کا ایک بڑا جو ہے وہ گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ وہ خود بھی بہت خوش دکھائی دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو نور خان ایئر بیس چکلالہ میں ان کو خود جا کے ریسیو کیا ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک بڑا عرصے سے ایک سی پیک والا معاملہ ہے۔ پہلے 2014 میں جب چین کے صدر نے آنا تھا تو جناب وہ دھرنے شروع ہو گئے تھے یہاں پر، ان کو نہیں آنے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تو انہوں نے سی پیک تقریباً نہ صرف بند بلکہ تقریباً رول بیک کر دیا تھا۔ پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو وہ دوبارہ سے انہوں نے اس کو شروع کیا۔ اب سی پیک کا پارٹ 2 کا مرحلہ شروع ہونا ہے، تو چینی وزیر اعظم کے آمد کے موقع پر اس حوالے سے سی پیک کے حوالے سے بھی کیا اقدامات ہو رہے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ رائے صاحب، چینی وزیر اعظم کی آمد بڑی اہم ہے۔ چینی وزیر اعظم آئے ہی نہیں ہے بلکہ وہ مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر انہوں نے دستخط کیا ہے، معاہدوں پر دستخط کیا ہے، اور چینی وزیر اعظم بھی پاکستان میں جو آئے ہیں وہ 11 سال کے بعد آئے ہیں۔ دوسرے جو چینی حکومت کے عہدیدار ہیں، چین بھی آپ کو پتا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا ملک ہے، وہ آتے رہے ہیں۔ چینی وزیر اعظم کا آنا بہت اہم ہے، اور پاکستان نے ان کا واقعی پرتپاک استقبال جو ہے وہ کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ چین سی پیک کے حوالے سے زور دے گا، اپنے باشندوں کی یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے زور دے گا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ چین جو ورچوئل افتتاح کر رہا ہے گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، تو یہ میرے خیال میں ساری بڑی اہم باتیں ہیں۔ اور ظاہر ہے صدر، وزیر اعظم اور ہماری جو فوجی افسران ہیں ان سے، فوجی قیادت جو ہے ان سے ملاقاتیں کریں گے، تو یہ ان اٹ سیلف بہت بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں آئے بھی وہ روایتی مہمانوں کی طرح نہیں آئے، ہٹ کر آئے ہیں، یعنی کہ ایک دن پہلے آئے ہیں۔ باقی سارے مہمان تو 15 اکتوبر کو پہنچ رہے ہیں نا، یہ 14 اکتوبر کو آ گئے، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان بڑا سیریسلی کنسیڈر کر رہا تھا، اور ظاہر ہے ان کی کمفرٹیبلٹی دیکھی جائے گی کہ وہ پارلیمنٹ سے بھی خطاب کریں۔ لیٹس سی ہوتا کیا۔ اچھا جی، ایک طرف تو شنگھائی تعاون کی کانفرنس ہو رہی ہے تنظیم کی، اور دوسری طرف جناب ایک اور سیاپا پڑا ہوا ہے۔ آج بھی بھرپور کوشش ہوتی رہی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی طریقے سے جیل تک رسائی حاصل کر سکے اور عمران خان صاحب سے مل سکے، اور کل بھی انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ اعلانات جو ہیں وہ صرف شہباز گل اور حماد اظہر وغیرہ تک محدود تھے، یا شیخ وقاص اکرم تک وغیرہ، لیکن آج جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی عندیہ دیا ہے کہ وہ اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا بنے گا شاہ جی؟ ایک طرف یہ اجلاس ہو رہا ہے اور اوپر سے یہ انہوں نے اپنا سیاپا ڈالا ہوا ہے، کیا بنے گا؟ رائے صاحب، مجھے تو اس بات میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ڈسٹرکشن کی پالیٹکس چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اقتدار ملے کم وقت میں، چاہے ملک تباہ ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس اقتدار میں ہیں۔ وہ نہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ اور پھر ایون آصف علی زرداری، جب بھی ان کو حکومت سے نکالا گیا یا ان کی حکومتیں ختم ہوئیں، تو جو بھی ان کے اوپر گزری، تو یہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھے۔ انہوں نے ملک کو چلنے دیا، ملک کی تباہی کی بات انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا چلیں پہیا چلے، ملک چلے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2008 کے انتخابات ہوئے تھے، اس میں بھی دھاندلی کی بات ہوئی تھی، لیکن یہ آگے نہیں بڑھے۔ اس سے پہلے جب 2002 کے الیکشنز ہوئے تھے اکتوبر 2002 میں، تو اس وقت بھی انہوں نے پہیا چلنے دیا تھا۔
एहतजाज किया था, पहिया चलने दिया था। एहतजाज बाद रिकॉर्ड कराते रहे थे, लेकिन 5 साल इन्होंने चलने दिए थे। लेकिन खान साहब जो हैं वो एक लम्हे के लिए वो चाहते हैं कि एक लम्हा भी पाकिस्तान सुकून से ना रहे। और ज़ाहिर है जो भी हुक्मरान हो, ये जायजियत लिजिटिमेसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मुल्क की बेहतरी के लिए भी कोई बात हो। कोई ऐसे मौके होते हैं जहां पर आप अपने एहतजाज नहीं करते या अपना रोना नहीं रोते। हर वक्त अपना रोना, हर वक्त सिर्फ यही कि हम मारे गए। आपसे ज्यादा लोगों पर जुल्म हुआ है। लेकिन वेरी सैड, मैं तो ये कहूँगा बहुत अफसोस। वो कोशिश करेंगे कि उनके बंदे बाहर आए, उनके लीडर आए, लेकिन मुझे जाती तौर पे पता है कि उनके लीडर बाहर नहीं आएंगे। अली अमीन गंडापुर भी कन्विंस्ड है, ज़हनी तौर पे कन्विंस्ड है कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है वो पार्टी को खुश करने के लिए बयान दें, कोई ऐसी एक्टिविटी केपी की हद तक करें, आगे वो नहीं आएंगे। मेरा नहीं ख्याल के आएंगे। अगर वो आए तो मेरे लिए हैरान कुन होगा। दूसरी बात पता क्या है, आपने वो जो एहतजाज की बात की, रसाई की बात की, गवर्नमेंट रसाई जरूर दे, शायद देती गवर्नमेंट रसाई, लेकिन गवर्नमेंट को ट्रस्ट करे तो तब रसाई न दे। गवर्नमेंट को पता है कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। इमरान खान साहब से मिले भी तो इमरान खान साहब ने नई तोजी निकाल देनी है कि नहीं, एहतजाज होना चाहिए। वो और लोगों को कहेंगे, और उनके लीडर्स जो हैं वो जो अंदर जाएंगे, बेसिकली इनके जो लीडर्स जो कह रहे हैं ना, उनके मुतालबात सुने। हम आज तो कहते हैं कि जी हम लाजमी एहतजाज करेंगे, हमारा मुतालबा सिर्फ एक हमारे लीडर से मिलने दिया जाए। बेसिकली मुतालबा यही है कि हम मजबूर हैं। हमाद अजहर हो गए और भी बहुत सारे लोग गए अंदर से, ये एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। तो ये इनकी अपनी मजबूरी की भी कहानी है। मेरे ख्याल में जुबानी जमा खर्च के अलावा मुझे कोई ऐसी सीरियस बात नहीं लगती, मुझे ऐसी कोई सीरियस बात लगती नहीं। अच्छा शाह जी, अब ये फाइनल क्वेश्चन आपसे करते हैं कि एक तरफ ये SCO हो रही है, उसके साथ वो PTI ने अपना एहतजाज वाला भी मामला डाला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जनाब बैकग्राउंड में आइनी तरामीम की गेम भी ऑन है। मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ बदले दिखाई देते हैं, पीपल्स पार्टी भी कुछ दौड़ें लगा रही है, मुस्लिम लीग नून भी कुछ अंदरूनी सुरंगें लगा रही है। ये आइनी तरामीम की क्या गेम है शाह जी? आप तो बड़े बाखबर आदमी हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को भी बता दीजिए। राय साहब, जो आइनी तरमीम की आपने बात की ना, आइनी तरमीम के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक गवर्नमेंट के पास टाइम बंदे पूरे नहीं हुए। पहले ये ख्याल था कि 13 अक्टूबर को इतवार के दिन आइनी तरमीम कर ली जाए, लेकिन मेरे ख्याल में लगता है कि गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं था, और ज़ाहिर है उनको गवर्नमेंट को बताया गया होगा कि उनके बंदे पूरे नहीं थे, तो नहीं हुई। इससे पहले भी इनका इरादा था कि एक दफ़ा इजलास बुला लें, नहीं बुलाया। फिर एक दफ़ा इजलास बुलाकर आइनी तरमीम वाला मामला आगे नहीं बढ़ सका। गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल में है। इस हवाले से गवर्नमेंट इस सारे मामले को देखेगी, लेकिन मुझे लगता ये है, मेरा जाती हंच ये है कि ये गवर्नमेंट आइनी तरमीम का मामला SCO के दौरान शायद ना करे, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की जो तवज्जो है वो बटी हुई है। तो मुझे लगता ये है कि जो ही SCO खत्म होगा तो गवर्नमेंट पूरे अंदाज से आएगी, और गवर्नमेंट जो है शायद 17-18 को एक पूरी को अटेम्प्ट करेगी कि वो इस सारे मामले को निपटा दे। तो लेट्स सी के होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सईद। नाज़रीन, आपने एजाज सईद की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने तकरीबन जितने पहलू थे उन सब के ऊपर रोशनी डाली। भारत के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ ताल्लुकात, CPEC के हवाले से हो, आइनी तरामीम के हवाले से हो, इमरान खान की पार्टी का स्यापा हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ आपने सुना। इस हवाले से जो भी आपकी राय हो वो उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।